अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं शाहीन एमडी कैट एज प्रेप सेशन के लिए ना हम लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो आप लोगों को लेक्चर्स होंगे वो होगा फोर्स एंड मोशन पर। ठीक है, तो इसके ना लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में हमें बात करनी है। तो अगर आप ना हमारा एमडी कैट सेशन ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया जा रहा है। ठीक है, इस पर ना आप मतलब कि रब्ता करके ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये वैसे चल भी रहता है एमडी कैट एज 034516246114। ठीक है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले लॉज ऑफ मोशन पे जाना है। न्यूटन के 3 लॉज हैं। ठीक है, जो इससे न्यूटन से पहले ना एक ही चीज़ होती थी, वो समझते थे वन नेचुरल स्टेट होती है। ठीक है, यानी कि जब बॉल पड़ी है फुटबॉल रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, कार रेस्ट पे तो ये भी रेस्ट पे रहेगी। और पैराशूट है, ठीक है, अगर ये रेस्ट पे खड़ा है ना तो ये रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर हम इसे ना पुश कर देते हैं, ये थोड़ी देर जाकर ना फिर कहीं पे और पे रुक जाएगा। लेकिन इसकी नेचर स्टेट क्या होगी, ये स्टेशनरी होगी, यानी रेस्ट पे होगा। ठीक है, जब तक कि हम ना कोई फोर्स अप्लाई ना करें, इसे पुश या पुल ना करें। ठीक है, तो ये न्यूटन से पहले का कंसेप्ट यही था कि बॉडी की एक ही स्टेट होती है और वो होती है रेस्ट। ठीक है, यही उसकी नेचुरल स्टेट होती है। ठीक है, ये पास्ट में था, लोग इसके मतलब ये टोटली इनका यही कंसेप्ट था। ठीक है, तो लेकिन ये आपको भी पता है, जैसे कि अब आप जानते हैं कि टोटली टोटली रॉन्ग था। फिर इसके बाद सर आइसाक न्यूटन आए, यानी आइसाक न्यूटन है। ठीक है, तो उन्होंने ना कहा था कि इसकी ना एक स्टेट नहीं होती। ठीक है, बॉडी की नेचर स्टेट कई हो सकती है। ठीक है, तो उसने ना जो पहला इसका लाया ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो उसकी ना मैंने भी आपको कहा उसकी ना कई स्टेट्स हो सकती हैं। तो बेसिकली स्टेट्स उसने बयान की थी कि वो 2 होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं, एक रेस्ट वाली होती है, एक मोशन वाली होती है। तो रेस्ट वाली स्टेट होती है, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म मोशन होती है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन में कौन सी क्या ऐसी मोशन कौन सी है, वो फोर्स जिस पे वो मोशन जिस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे, वो यूनिफॉर्म मोशन होती है। ठीक है, ये फुटबॉल पड़ी रेस्ट पे नेचुरल है, जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे। अब एक कार है, लेकिन वो मतलब चल रही है मोशन में, लेकिन वो यूनिफॉर्म स्पीड से है, फिर भी उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करी। इस वजह से ये 2 होगी ना, है तो मोशन में बट वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो अब ना हम देखते हैं कि इनकी ना स्टेट अब चेंज करते हैं। टू चेंज नेचुरल स्टेट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जब हम फुटबॉल को ना मतलब कि ना पुश या पुल करेंगे तो ये आगे या पीछे जाएगी। ठीक है, ये यानी रेस्ट से मोशन में जाएगी, तो ये ना कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाएगी। लेकिन रुक किस जाएगी, किस वजह से जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन होती है, ग्राउंड की फ्रिक्शन की वजह से यहाँ रुक जाएगी। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना हो ना तो ये फुटबॉल कहीं पे भी जाके नहीं रुकेगी। अब आ जाती कार वाली बात। ठीक है, सॉरी, कार वाली बात पे आ जाते हैं। ठीक, कार चल जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, वो रुकेगी तो नहीं जब तक हम अब ब्रेक अप्लाई ना करेंगे। ठीक, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो रुक जाएगी। ठीक है, तो अब ना हम इस न्यूटन फर्स्ट लॉ को ना एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। अ बॉडी रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन इट्स नेचुरल स्टेट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, इफ अ बॉडी इज इन नेचुरल स्टेट यानी रेस्ट में है, नेट फोर्स उस पर कोई भी एक्ट नहीं करेगा, जीरो होगी। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन। तो अब इस वजह नेट फोर्स क्योंकि एक्ट नहीं कर रही तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा ना। मैंने अभी पहले बताया, एक तो यूनिफॉर्म मोशन वाली और एक ये रेस्ट वाली, इन पे ना फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। इफ़ नेट फोर्स भी बॉडी और बॉडी वेयर मेन इन नेचुरल स्टेट, यानी वो अपनी नेचुरल स्टेट में रहेगी। आगे बात समझ इसकी। अब हम ना एप्लीकेशन पे जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये देखिए ना बुक्स पड़ी हुई है टेबल पे। ठीक है, ये बुक्स नीचे की तरफ ना फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, टेबल पे फोर्स लगा रही हैं, डाउनवर्ड फोर्स, इसको हम ना ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम इसको ना 10 न्यूटन ले लेते हैं। और यही फोर्स जो है ना बुक्स ऊपर भी लगा रही हैं। और ये कौन सी फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स यानी ड्रैग ड्रैग फोर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेट फोर्स तो इस पर 0 लग रही है, क्योंकि 10 भी ऊपर लग रही है, 10 नीचे लग रही है, दोनों कैंसिल कर रहे हैं ना, एंटी पैरेलल है, दोनों 180 डिग्री पे हैं। ठीक है, तो ये रेस्ट पे पड़ी हुई इस वजह से। अब हम पैराशूट की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो जा रहा है लेकिन हवा में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स तो उस पे एक्ट कर रही है। ठीक है, अगर वो ना यही पैराशूट चलना शुरू कर दे तो इस पे ऊपर वाली फोर्स भी तो लगेगी ना, एयर वाली, वो भी सपोज कर लेते हैं, वो भी 500 न्यूटन है। ठीक है, तो नीचे लगने वाली भी 500 न्यूटन है, ऊपर लगने वाली भी 500 न्यूटन है। अब बॉडी फिर रेस्ट में आ जाएगा, क्यों आ जाएगी, क्योंकि दोनों फोर्सेज एक दूसरे को निगलेक्ट कर रही है, यानी नज़रअंदाज कर रही है, कैंसिल कर रही हैं। तो इस वजह से नेट फोर्स इस पर क्या लग रही है, 0 है। ठीक है, बॉडी अब क्या आ गई, यूनिफॉर्म मोशन में आ गई। मैंने अभी पीछे भी कार वाली बात की थी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है यानी उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। ठीक है, यही बात अब पैराशूट वाली आ गई। ठीक है, तो इस वजह से पैरा ट्रूपर लफ्ज़ होता है इंग्लिश में, मैं ये उर्दू में बता रहा हूँ पैराशूट। ठीक है, तो लेकिन दरअसल ना लेकिन इसके पीछे बात जो है ना वो नशिया वाली। अब नशे की मिसाल एक मदर है। ठीक है, मदर ना अपने बच्चों की फुल केयर रखती है, क्यों केयर रखती है, क्योंकि वो बिगड़ ना जाए। ठीक है, तो नशे भी यही करता है, ये ना चीज़ों को ना बिगड़ने से ना रोकता है, उनको असल स्टेट में रखता है। ठीक है, कीप बॉडी इन रेस्ट, यानी असल स्टेट कौन सी नेचुरल स्टेट अभी बताई थी हमने, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वाली।
तो इनर्शिया ना हर उस चीज़ की मुखालफत करेगा जो इनकी नेचुरल स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। तो इस वजह से नेचुरल स्टेट कैसे चेंज होगी, जब वो फोर्स दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। आगे इस बात की समझ, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आगे बात समझ, ठीक है। ये टेबल वाली बात आप देख लें और पैराशूट वाली बात देख लें, दोनों में ही मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो किताब वाली स्टेट देख लें और ये पैराशूट वाली है, यूनिफॉर्म वाली मोशन वाली, और किताब वाली है रेस्ट वाली स्टेट, ठीक है। दोनों को दोनों नेचुरल स्टेट हैं, ठीक है। ये इसाक न्यूटन ने कहा था, इससे पहले तो कंसेप्ट और था, वो मैं बता चुका हूँ। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे जाएंगे और यही एग्जांपल हम लेंगे। एक फुटबॉल पड़ी है, वो रेस्ट पे पड़ी है, ठीक है। नेचुरल फोर्स जो उसकी नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट वाले है, कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही ना। और एक कार है, वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ ना मूव कर रही है, ठीक है। उस पर भी नेचुरल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, ठीक है। तो यानी ज़ीरो न्यूटन उस पर ना फोर्स है, हाँ, ठीक है। अब हम ना सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। न्यूटन क्या कहता है, वो कहता है इफ़ वी एक्सर्ट फोर्स वेलोसिटी चेंजेस। आपको पता है वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्योंकि आप फुटबॉल को देख ले, वो पहले रेस्ट पे पड़ी थी, फिर हमने ना उसको पुल या पुश किया तो वो रेस्ट से मोशन में आ गया, ठीक है, वेलोसिटी से। वो हमने वेलोसिटी सपोज किया मतलब ना 5 मीटर पर सेकंड। अब नेट फोर्स उस पर ज़ीरो नहीं है, क्यों? अब चूंकि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, पहले थी ज़ीरो थी, फिर उसके बाद ये 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। कार की ये एग्जांपल है, पहले वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही थी, फिर हमने ब्रेक अप्लाई की, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, यानी ये भी एक्सेलरेशन है। और जो वेलोसिटी कम हो, पहले मतलब ज़्यादा हो फिर कम हो जाए, उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है, ये दोनों इसकी एग्जांपल हैं। एक्सेलरेशन ही होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो रिटार्डेशन में यानी वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये कार वाली एग्जाम्पल उसी के रिटार्डेशन के। तो अब इन दोनों केसेस में नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब चूंकि वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। और एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि हमने फोर्स लगाई है। और फोर्स ने कैसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है फोर्स लगाने की वजह से, ठीक है। तो यही तो रिलेशन है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एक्सेलरेशन के। अब जो है ना फोर्स जो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है और मैस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब हमने इसको एक्सप्लेन कर देता है इस कार और ये ट्रक वाली बात से, ठीक है। अब देखिए दोनों पे ना फोर्स 200 न्यूटन एक्ट कर रही है, ठीक है। कार का मैस था 100 केजी और उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और कार का ना मास 200 केजी था, लेकिन इसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। यानी 2 टाइम हैवियर हुई। और ये किस वजह से हुई, आपको पता है, इसका मैस जो था ना ज़्यादा था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। मैं इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इसका। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब हमने ये देखना है। अब एवरी एक्सलरेटेड ऑब्जेक्ट इज एक्सप्लेन, ये एक एप्लीकेशन है। वो पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं, एवरी एक्सलरेटेड ऑब्जेक्ट इज एक्सप्लेन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये फुटबॉल वाली देख लीजिए, जब हम इसको किक करेंगे, ठीक है, तो कार का जो है ना एक्सेलरेटर जो होता है, जब हम पुश करते हैं तो कार की स्पीड तेज़ हो जाती है, यानी वो एक्सेलरेशन में आ जाती है, उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है, पहले स्पीड कम थी फिर ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी। अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे जाते हैं। ये फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है। ये देखिए एक बंदा बैठा हुआ, ठीक है, कंप्यूटर चला रहा है, वो डाउनवर्ड फोर्स कुर्सी पे लगा रहा है, ठीक है, और अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लग रही है, यानी ये ऊपर जा रहे हैं ना। मैंने पहले ड्रैग फोर्स की बात की थी, ठीक है, यही है। और ये फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, दो फोर्सेज आपस में ना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, यानी कैंसिल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब ये इसकी स्टेटमेंट है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स ना हमने सपोज किया 600 न्यूटन है, और डाउनवर्ड फोर्स लगने वाली वो भी कितनी है, 600 न्यूटन है, क्योंकि इन्होंने कैंसिल तो करना है ना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है। तो ये एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करती, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ना एरोप्लेन की देख लेते हैं। उसका जो इंजन होता है ना, वो बैकवर्ड हवा भेजता है ना उसका इंजन, ठीक है, जो धुआं वगैरह निकलते हैं। तो ये जहाज़ क्या करता है, आगे मूव करता है। अब हम बंदे की मिसाल लेते हैं, हम अपनी मिसाल लेते हैं, जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो हमारे जो पाँव होते हैं ना वो बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये एक्शन के होते हैं। रोड जो है ना वो फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, वो रिएक्शन की फोर्स हो गई, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रॉकेट को, देख लेते हैं। रॉकेट जब ऊपर जाता है, ठीक है, थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये जब ऊपर जाता है तो फोर्स इस पर ना एक्ट करती है, ठीक है, इसके ऑपोजिट होती है ड्रैग फोर्स। और ये जो इसके नीचे से पीछे से गैसेस निकलती हैं वो इसको डाउनवर्ड इसकी ना फोर्स लगाती हैं, ठीक है। और ये थ्रस्ट के ज़रिए से ही ऊपर जाता है, इस बात को याद रखना। तो नेक्स्ट है, हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक का 5 केजी, एक का 50 होगा, ठीक है, 50 केजी।
तो हमने इनको हाइट से गिराया, 200 मीटर की ना हाइट से नीचे गिराया। अब कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे मतलब कि ना पहले पहुंचेगा? अब एक बॉडी खड़ी है, ठीक है, वो इन दोनों में से किसको चूज करेगा लेना? ज़ाहिर सी बात है 5 केजी वाले को ना कैच करना पसंद करेगा ना, ठीक है, वो 5 केजी वाले को कैच कर लेगा। क्यों? उसका मैस कम है, ठीक है, और हाइट तो सेम ही है, तो इस वजह से। तो इस वजह जिसका मैस कम होगा ना वो जल्दी नीचे आएगा ना, ठीक है। मोमेंटम ऑफ 5 केजी इज लेस देन 50 केजी। अब मोमेंटम 5 केजी, मोमेंटम किसका 5 केजी था ना, वो देखना था ना। वो जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका 5 केजी मैस और वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। हमने बेसिकली यहाँ पे देखना था मोमेंटम को, जिसका मोमेंटम कम था हम उसी चीज़ को प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमने मोमेंटम को ना का क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल में देखना। मोमेंटम क्या है? इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ठीक है। मैस और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। आगे समझ इसकी। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम किस में होगी? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम डायरेक्शन ऑफ वी की होगी, ठीक है। इस बात को याद रखना। हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम? ये देखिए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस और वेलोसिटी का जो यूनिट होगा उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू के जी। मास का यूनिट के जी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। ऐसे यूनिट ऑफ मास में ये लिखा हुआ है, वेलोसिटी का भी लिखा हुआ है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो अब हमने देखना है। अब केस फर्स्ट है, ठीक है। मैस ऑफ बाइसाइकिल है, उसका 50 केजी है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितने 60 है। एक बंदा खड़ा हो रोड पे, वो आके बंदे को ना टक्कर लगाती है, ठीक है। बंदा क्या हो जाता है? इंजर्ड होता जाता है, गिर जाता है, ठीक है, ज़मीन पर। अब हम लेंगे ट्रक की या कार की एग्जांपल लेंगे, ठीक है। उसका मैस कितना होगा? 2500 केजी होगा, ठीक है, और वो भी इसी स्पीड के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन वो आके बंदे को जब मतलब कि ना लगेगा, ठीक है, तो ज़रब लगाएगा इसको, तो बंदा बच पाएगा? आई थिंक नहीं बच पाएगा, ठीक है। ये तो डेड हो जाएगा या फिर नाजुक सूरत हाल में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर वाले केस में देखिए मैस कम था, और मैस की वजह से मोमेंटम वो जो है ना वो भी कम प्रोड्यूस हुआ है। अब नीचे मैस भी ज़्यादा था, वेलोसिटी सेम थी, तो इस वजह से मोमेंटम ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। अब जहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जो मोमेंटम का ना रिलेशन था, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, उसमें रिलेशन फोर्स के साथ होता है। मींस कि नीचे वाले बंदे को ना फोर्स ज़्यादा लग रही है और ये इंजर्ड इस वजह से हुआ है, यानी डेथ के करीब इस वजह से पहुंचा है। तो अब हम देख लेते हैं पहले केस में मैस कितना है? 50 केजी है, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है? वो 60 मीटर पर सेकंड है। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ठीक है। पी इज इक्वल टू एम वी। अब हम इसका ना मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 50 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 3000 के जी मीटर पर सेकंड बनता है, ठीक है। इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इसका यूनिट है मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का नहीं। अब हम दूसरे केस का ना मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मैस कितना है? वो 2500 ग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है? वो 60 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो पी क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? ये मैस और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ना रिजल्ट आ गया, ठीक है। लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये था हमने मतलब कि ना मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट करना हो। अब वो यही सिंपल क्वेश्चन ही तो मतलब कि ना दे सकता है, लेकिन उसको मॉडिफाई कर सकता है, तो बच्चे यहाँ पे उलझ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। पहला केस हमने देख लिया और दूसरा केस भी हमने देख लिया लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। बेसिकली ना यहाँ पे फोर्स का ही चक्कर होता है कि कौन से केस में ना फोर्स ज़्यादा लग रही है, कौन से केस में फोर्स कम लग रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डज अ स्टेशनरी बॉडी पोजेस मोमेंटम? क्या एक ऐसी बॉडी जो रुकी हुई है, ठीक है, उसका भी मोमेंटम होता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब रुकी बॉडी की वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो वो कैसे होगा? ये नहीं होगा ना मोमेंटम, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैस उसका एम है, एट रेस्ट वेलोसिटी जीरो होगी। पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। वेलोसिटी वी को जीरो पुट करेंगे तो होल का होल जो रिलेशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। आगे इस बात की समझ, रुकी बॉडी का मोमेंटम नहीं होता, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो अगर हम ना रुकी हुई बॉडी को ना स्टार्ट कर दें, मतलब कि पहले रुकी हुई है लेकिन हमने उसे बाद में स्टार्ट कर दिया, यानी उस पर फोर्स लगा दिया, उसका एक्सेलरेटर दबा दिया, तो अब उसका मोमेंटम होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, ठीक है। अब इस चीज़ को याद रखना। तो डज अ स्टेशनरी बॉडी पोजेस मोमेंटम? नो। इसका जवाब क्या था? नो, 0 केजी मीटर पर सेकंड। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ जो है ना मोमेंटम इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, वो हमने पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। अभी हमने बात की है, ठीक है, उस बात को हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता है क्या, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, एक एक आधे मिनट का, ठीक है। तो वही दोबारा बात को रिपीट कर रहे हैं। पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। मैस और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैस 30 kg और वेलोसिटी
50 मीटर पर सेकंड है एक कार की। हम इसका मोमेंटम देख लेते हैं। इन दोनों को यार वो कर दो, इनका ना मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों के पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल टू एम पुट करें, ये कितना बन जाएगा, ये आई थिंक ये बन जाएगा 1500। ठीक है, यानी 5 को 30 से 5 दिए, इस तरह से कर लें। तो इन्होंने गलत निकाला हुआ है, इन्होंने गलत निकाला हुआ है। 5 दिए 15 आना था। ठीक है, 1500 निकलना था इसका। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो मैस इज इक्वल टू एम और इनिशियल वेलोसिटी, मैंने अभी कहा था हम टर्म ऑफ मोमेंटम ही हमने पढ़ना है। ठीक है, मैस बॉडी के उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है। ठीक है, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता है। ठीक है, अब उसकी वेलोसिटी पहले v1 थी, अब जो दूसरी वेलोसिटी हो जाएगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर तो ये बॉडी रुक जाएगा ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जाकर 0 हो जाएगी। अगर ये फ्रिक्शन की वजह, मतलब कि फ्रिक्शन इसमें मौजूद नहीं है, ग्राउंड की फ्रिक्शन इसके साथ नहीं है, तो ये रुकेगा ही नहीं, कि फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। इस बात को याद रखना। ठीक है, पहले इसकी वेलोसिटी थी वी आई, और उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी इसकी बची है वो वी एफ बची है। अब हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम में, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकालें ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो अब हम ना इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने एक्सेलरेशन की ना वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वहाँ से हमने देखेंगे, तो देखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम देखेंगे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हम यही एक्सेलरेशन की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो अब हम देखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम। ठीक है, अब हमने ना फोर्स की वैल्यू निकाल लेनी है। फोर्स को यानी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, एफ क्रॉस टी बन जाएगा, और इसको एम को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो ये आगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब हमने यहाँ से फोर्स को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक एमसीक्यूज बनता है, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो फोर्स आएगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स आता है। अब इसको ना एफ क्रॉस टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर वो पूछे वो फोर्स आएगा, लेकिन अगर अकेला चेंज ऑफ मोमेंटम पूछे वो इम्पल्स आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे होगा, यानी एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन अगर एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी ना हो, यानी टी को ख़त्म कर दिया उसने, तो फिर ये अकेला चेंज ऑफ मोमेंटम आना था। और चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो फोर्स के इक्वल होता है। अब हम आइसोलेटेड सिस्टम पे आ जाते हैं। ठीक है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में होता है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है जिस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, यानी ये अकेला का अकेला होता है, तनहा होता है, इस पर कोई भी चीज़ एक्ट नहीं कर रही होती, और इसके अंदर जो भी बॉडी होती है वो जिस स्टेट में होती है वो हमेशा उसी में रहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्सेज एक्ट ना करें। ठीक है, तो ये एक्सीलरेटर सिस्टम कीजिए। अब इसमें ना हम देख लेते हैं, एक बोतल है। ठीक है, वो एक्सीलरेटर सिस्टम में मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक ही मोशन में रहेंगे ना जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चाहे ये इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट सेम रहेगा जब तक कोई फोर्स एक्ट ना करे, यानी एक्सटर्नल फोर्सेज क्या होंगी, 0 होंगी। जब अगर इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर दिया, हमने इस बोतल को हिला देते हैं, ठीक है, यानी इसको शेक करते हैं, तो फिर इसके मॉलिक्यूल उस मोशन में नहीं रहेंगे जिस तरह पहले थे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, इसके केसेस जो है ना वो आप नोट से पढ़ लीजिएगा, बुक से मैंने वहाँ पे उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वहाँ से भी समझ ना आए तो मुझे ग्रुप में ना बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे ही आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, वॉइस में बल्कि आपको समझा दूंगा। तो अब ये ना दो बॉडीज हैं। ठीक है, तो उसकी एक ही बॉडी है, उसकी वेलोसिटी 2 हो गई। फर्स्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से ज़ाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, यानी u1 है। ठीक है, या ऐसे समझ लें दो ही बॉडी हैं। ठीक है, एक की वेलोसिटी, एक का मैस है m1 और उसकी वेलोसिटी क्या है u1, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी बॉडी उसका है मैस 2 m2 और उसकी वेलोसिटी क्या है u2। ठीक है, अब हम देखेंगे जो पहली बॉडी है ना उसकी जो u1 यानी जो पहली बॉडी की वेलोसिटी है ना वो ग्रेटर है सेकंड वाली से, तो मतलब कि ना फिर वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि u1 इज़ ग्रेटर दैन u2। जब u1 वाली ना जाकर कोलाइड करेगी u2 वाली के साथ, यानी जिसका मैस m2 है, तो ये फोर्स जाकर लगाएगी ना, यानी F1 जाकर लगेगी m2 पर। ठीक है, तो वो जो m2 है ना फिर वो दूसरी वेलोसिटी जो उसकी चेंज हो जाएगी, यानी u2 से फिर बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी v2 से। अब आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज इक्वल बट ऑपोजिट इंटरेक्शन। ठीक है, अब m2 वाली जो बॉडी है वो भी m1 वाले पे ना फोर्स लगाएगी। ठीक है, और वो फोर्स क्या होगी, वो F2 होगी, यानी ये रिएक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब जो रिएक्शन फोर्स लगेगी ना, जो पहली बॉडी थी उसकी वेलोसिटी थी u1, जब फोर्स लगेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी v1 हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले उसकी वेलोसिटी थी u1
और उसके बाद जब फोर्स लगेगी तो यू प्राइम बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, जिस तरीके से भी याद रखना चाहें आप रख सकते हैं, दोनों केसेस भी ईजी हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिलेशन ऊपर वाला देख लेते हैं दोनों बॉडी का, ठीक है। P1 यानी मोमेंटम पहली का M1U1, सेकेंड वाली का PI M2U2, ठीक है। और ये फोर्स जो लगे ना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि हमने इम्पल्स प्रोड्यूस कराना है, इम्पल्स तभी प्रोड्यूस, इम्पल्सिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, एक एमसीक्यूज भी बनता है, कौन सी बुलेट ना बेयर को किल करने के लिए ना ज़्यादा मौसर होती है, ठीक है, रबर बुलेट या वो जो दूसरे लेड बुलेट, ठीक है। रबर बुलेट जो होती है ना वो इफेक्टिव होती है, मतलब कि ना जो रीच को ना बेहोश करने के लिए। यही सेम केस मैं इधर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर तो फोर्सेस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेंगी, ठीक है, और जिसका मैस कम होगा वो फोर्सेस ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है, किल करने के लिए नहीं, बेयर को नॉक डाउन करने के लिए। आगे समझ इस बात की। अब हमने इसी रिलेशन को देख लेते हैं F1। अब हम ना देख लेते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमने फाइंड करना है, F1 क्रॉस T इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हमने पीछे पढ़ा था चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो किसके बराबर, फोर्स के बराबर, ठीक है। हमने पहली बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं, अब दूसरी का निकाल रहे हैं। ये देखिए ये F2 क्रॉस T इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, ठीक है। अब हमने इन दोनों ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, अगर लेक्चर की समझ ना आए ना, इस लेक्चर को ना इधर ही आपने रोक लेना है, पॉज कर लेना, फिर इस ना समझना, ठीक है। ये सारी की सारी इक्वेशन आपको समझ आ जाएंगी, पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने बुक वाली ही उठाई है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब कि ना V1 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर उन्होंने V प्राइम लिखा हुआ है, ठीक है, यानी V1 प्राइम यानी चेंज हो जाए, लेकिन मैंने इधर एक को दिया हुआ नेम U1 दिया हुआ है, जो फिर चेंज हो जाती है फोर्स के बाद, फिर उसे V1 के नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, अब हमने ये जो ऊपर इक्वेशंस है, ठीक है, F1 क्रॉस T प्लस F2 क्रॉस T, यानी हम दोनों बॉडी के ना जो है ना इम्पल्स यानी फोर्सेज यानी रेट यानी चेंज ऑफ मोमेंटम हम उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू M1V1 माइनस M1U1, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी से हमने इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होती है ना, M1V1 ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, उसमें से माइनस करेंगे M1U1, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। अगर आप लोगों को ना इस लेक्चर में ना ये चीज़ ना उलझा रही हो U1 और V1, आपने इस बात को ना बिल्कुल भी जहन पे नहीं लेना, बल्कि आपने नोट्स उठाने और वहाँ से कर लेने जहाँ पे बच्चों को इजी लगता है। मुझे कुछ इस तरह से इजी लगा था तो फिर मैंने इस वजह से इसको इजी किया था, ठीक है। तो अब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वर्टिकल मोशन भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन भी होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो हम ना ज़मीन पे खड़े हैं और एक फुटबॉल ज़मीन पे हम उसको ना किक करते हैं ऊपर वाली तरफ, ठीक है। यानी अगर हम मतलब कि ना पाँव से किक कर लें या फिर क्रिकेट वाली बॉल ले लें, उसको हाथ से ऊपर फेंक लें, तो ये ना मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। अब ये इसकी ना अपवर्ड मोशन है, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ना तो हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब जो जिस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं वो ज़्यादा होती है, वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम, अपवर्ड मोशन की बात करूँ, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि इसके ना इस पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही होगी, और वेलोसिटी बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट, जीरो हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे। लेकिन कौन सा पॉइंट, वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा मैं। अब हम आते हैं डाउनवर्ड मोशन पे, यानी ये फुटबॉल जब वापस आएगी ज़मीन की तरफ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी क्योंकि जो मैक्सिमम पॉइंट पे था। अब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जब ये नीचे आता जाएगा ग्राउंड की तरफ विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि फोर्सेज जो इसको खींचने वाली ज़मीन वाली फोर्सेज वो इंक्रीज हो रही है। जो जो वो ज़मीन के नज़दीक आता जाएगा वो इसको ना ज़्यादा मतलब कि ना ताकत के साथ खींचती जाएगी। आगे इस बात की समझ, ठीक है। ये देखिए वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को जब हिट करने लगती है उससे ज़री सी जो थोड़ी सी ना पहले इसकी ना वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये मैक्सिमम हो जाती है। ये मैंने वर्टिकल मोशन की बात की है। अब हम जाएंगे ना इसके दोनों कंपोनेंट देखेंगे, वर्टिकल वाला कंपोनेंट भी देखेंगे और हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट देखेंगे। अब हम आते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी लीनियर मोशन हमने वो देखनी है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D है। पहले हमने वर्टिकल कंपोनेंट किया, अब हम इसके ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हैं, या लीनियर कंपोनेंट हो गया या लीनियर मोशन देख रहे हैं, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। ये एक फुटबॉल है, ठीक है, हमने उसको ना किक किया, ठीक है, और ये किस वेलोसिटी के साथ हमने किक किया, वेलोसिटी जो बॉल की बनी है, हमने तो फोर्स लगानी है, लेकिन बॉल जो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो 48 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करेगा, ठीक है। ये फुटबॉल जाएगी, ठीक है, तो ये ना चलती जाएगी चलती जाएगी। मैंने आप लोगों को पहले बताया अगर इस पर ना वो फ्रिक्शनल फोर्स ना करे ग्राउंड की एक्ट, तो ये आइडियल केस होता है कि ये बॉल चलती जाएगी, फुटबॉल मतलब कि रुकने का नाम ही नहीं लेगी, लेकिन हकीकत में तो रुक जाती है इस वजह से, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थी, अगर वो ना रुके, ये आइडियल केस है, होता नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, जो हमारी बुक में डेरिवेशन उन्होंने की हुई है, ठीक है, ग्राफ के ज़रिए से। वो कौन सी है, तो इसमें ना दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब देखें ना, हमने फुटबॉल को किक किया तो एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है, दूसरा इसका क्या बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। अब इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है, यानी वाई कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट। इस वजह से इसको 2D मोशन कहते हैं, यानी टू डायरेक्शनल मोशन कहते हैं, ठीक है।
तो अब इसकी ना दो डायरेक्शन बन रही थी। तो अब हमने इसकी ना वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई कंपोनेंट वो हमने देखना है। लेकिन फार्मूले वही अभी आपने बुक में भी देखे होंगे, वी साइन थीटा या वी कॉस थीटा। अगर हम यू भी यूज़ कर लेना, मैंने पीछे यूज़ किया ना यू किया, तो इधर भी मतलब कि ना मैं यू ही ले रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी की जगह वी की जगह पे, ठीक है। तो अब हम देखना एक फुटबॉल को हमने किक किया, वेलोसिटी जो थी फुटबॉल की वो कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। और उसने जो कंपोनेंट बनाया, जो एंगल बन रहा था वो 20 था, ठीक है। अब हमने दोनों कंपोनेंट की ना वेलोसिटी निकालनी है, वर्टिकल कंपोनेंट की भी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होता है, यू साइन थीटा, ठीक है। यू की वैल्यू पुट करें 50 और साइन 20 की वैल्यू पुट करें, ठीक है। आपके पास इसकी ना वैल्यू आ जाएगी अलॉन्ग वाई कंपोनेंट के ना डायरेक्शन के, आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर हमने देखना है एक्स कंपोनेंट वाली देखनी है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट वाले एक्स साइन थीटा यानी यू वो तो वह की थी, सॉरी, ये एक्स की आएगी यू कॉस थीटा या वी कॉस थीटा आएगी, ठीक है। तो वो आपने कॉस थीटा 20 पुट करना है और वी की जगह ना या यू की जगह जो वैल्यू दी हुई है वो 50 मीटर पर सेकंड वो वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास वो वैल्यू भी आ जाएगी, यानी यू एक्स भी आ जाएगा, ठीक है, आपके पास। तो अब देखिए, ये देखें, इस पर ना दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ठीक है, अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अलॉन्ग द वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम फर्स्ट करें लेट, मतलब कि ना जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे के सारे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स लगती ही नहीं है। वो क्यों लगती, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होती है। एक्सेलरेशन क्यों नहीं होती, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस वजह से इस पर जो फोर्स ओनली फोर्स एक्ट करती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, जो डाउनवर्ड होती है, ठीक है। सिर्फ वही फोर्स इस पर ना एक्ट करती है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे हमने वेलोसिटी निकाली थी, कितनी निकली थी, वो 47 मीटर पर सेकंड निकली थी, जो कि सब के सब पॉइंट पे ना सेम होगी, क्योंकि ये चेंज तो हो नहीं हो रही होती। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका चेंज हो रहा होता है, तो इस वजह से ना इसका वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे जो ना ऊपर जाती मतलब कि जाएगी ना, देखें पहले मतलब कि इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगी ना, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जाकर जीरो हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होगा। मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ना, मैक्सिमम हाइट पे जाके ना इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, हाँ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अब ना इसके ना वर्टिकल कंपोनेंट की देख रहे थे, ये देखें 17 मीटर पर सेकंड हो गया और 9 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 0 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ये मैं बता रहा था कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हुए इसकी ना फिर जीरो हो जाती है वर्टिकल कंपोनेंट, ओनली वर्टिकल। ये देखें हॉरिजॉन्टल फोर्स तो होती नहीं है, मैंने पीछे ये भी बताया है। तो इस चीज़ को ना देख लें, ठीक है। बाकी आप लोग नोट्स पढ़ लेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ से भी क्लियर हो जाना। बाकी मैक्सिमम हाइट हो गया, रेंज हो गया और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी डेरिवेशन मैंने आपको लोगों को जो नोट्स भेजे ना उसमें सब कुछ है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे डिस्कशन ग्रुप में बता देना, मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए ना, हम ना इसको लेट्स सपोज कर रहे थे, ठीक है। तो देखें अब इसका ना वर्टिकल कंपोनेंट एक जगह पे है ना 5 मीटर पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टल 47 मीटर पर सेकंड है। अब हमने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे, रेंज नहीं मैक्सिमम हाइट पे, रेंज तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं। अब मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर पहुंच के ना वर्टिकल कंपोनेंट का जीरो हो रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 47 का 47 ही खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए नीचे आ रहा है, जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ आ रहा है ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हम ये वेलोसिटी माइनस एम मतलब कितना ले रहे हैं, वो किस वजह से ले रहे हैं, वो ग्रेविटेड फोर्स की वजह से ले रहे हैं, आगे समझ। तो इस वजह से अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है ना, चाहे वो माइनस में है लेकिन इंक्रीज़ तो हो रही है। ये माइनस का साइन मैंने बताया किस वजह से है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमने लगाया, ठीक है। तो ये सब कुछ था प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं, मैंने कोशिश तो अपनी की है कि आप लोगों को ना बिल्कुल क्लियर कर दूँ, बट अगर इंसान है कि फिर भी अगर आप लोगों को समझ, मतलब मैं इंसान हूँ, आप लोग भी इंसान हैं, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो या रह गया हो तो फिर आप मुझे बता देना, मैं आपको वॉइस में ही एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, इसमें दो मोशन थी, हम उसके कंपोनेंट देख लेते हैं, वाई कंपोनेंट यानी और एक्स कंपोनेंट, ठीक है। एक्स कंपोनेंट यानी यू एक्स, या आप इसकी जगह यू एक्स की जगह वी एक्स भी कर सकते हैं, यानी वी कॉस थीटा, ठीक है। अब यू वाई की जगह यू साइन थीटा या वी साइन थीटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलोसिटी आप चाहे यू से मतलब कि ना शो करें या वी से शो करें, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। अब इसके ना हॉरिजॉन्टल मोशन में मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कंपोनेंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, फोर्स खुद ब खुद जीरो हो जाएगी। अब वर्टिकल मोशन पे आ जाता है, वेलोसिटी डिक्रीजेज होती जाती है जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है, ठीक है। और वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ मतलब कि ना मैक्सिमम हाइट या पॉइंट ऑफ समिट, इसको पॉइंट ऑफ समिट भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। और फिर जब नीचे आती जाएगी वेलोसिटी फिर इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है और इसको हम जी भी कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एफ जी कहते हैं और एक्सेलरेशन जी होती है, ठीक है।